हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 1 मई 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज की टॉपिक। देखिए, मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से ये वीडियो को भी लेट हो रहा है। सो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। After that, Energy Efficiency Services Limited. Next question is on NAFTA, SAC Satellite, National Film Development Corporation of India, and last question is on DPSP, that is Directive Principle of State Policy. तो सबसे पहले हमारे परसों के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पूछा था कि इनमें से कौन सा एक पंचशील का तत्व नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है। सो इसका ऑप्शन है नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। बाकी बी, सी और डी ये पंचशील के प्रिंसिपल है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट ये इसमें कवर नहीं होता। और दूसरा हमने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन है जो बजट को प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जी, आज हमने कमेंट स्क्रीन नहीं ऐड की है यहाँ पे। हम आज से कैसे करेंगे, मतलब कल से कैसे करेंगे जी। जो एक बेस्ट आंसर होगा वो इसमें 2-3 बेस्ट आंसर यहाँ पे बता देंगे, और साथ ही साथ एक वीकली एक कमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू गिव ₹35 करोड़ टू डैश फ्रीडम फाइटर्स चिल्ड्रन अंडर दी मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम। मतलब क्या है कि हम कोई एक देश के साथ, ये जो देश के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम उनके बच्चों के लिए हमने बनाई है। तो ये कौन से देश के साथ है? इंडिया एंड विच कंट्री मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस दिए गए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये है सी, दैट इज हम बांग्लादेश के जो बच्चे हैं उनको मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप के तहत, मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इतने ₹35 करोड़ जो है वो उनके फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के लिए देने वाले हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी, तो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। देखिए, इसके लिए हायर सेकेंडरी लेवल पे इतने पैसे और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए इतने पैसे, ये पैसों की हमें मतलब पैसे याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कौन से एजुकेशन के लिए है ये हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम कब स्टार्ट कर दी गई थी? तो 2006 में, फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द 1971 फ्रीडम फाइटर। ऑलराइट, तो आपने कल देखा होगा हमारे पीएम जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, देश के बाहर भी है। तो इसी के तहत है ये, ऐसा कंसीडर कीजिए, ठीक है। मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम, इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। ये जो रैंकिंग आई है रिसेंटली, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, फर्स्ट क्या है, इट इज अ रिपोर्ट फ्रॉम द मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इसके द्वारा ये बनाया गया है रिपोर्ट, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया स्लिप्ड 3 प्लेसेस इन 2017 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग टू 136 अमंग 180 नेशंस। मतलब हमारा जो रैंक है वो 3 पायदान फिसल के हम 136 नंबर पे आ चुके हैं अमंग 180 कंट्रीज, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। और ये सही भी है, ठीक है, ये सही है, मैं डायरेक्टली आपको पहले ही बता देता हूँ। एंड नेक्स्ट इज इंडिया परफॉर्म बेटर देन द चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब हमारा जो रैंक है ये, हम इस रैंक के तहत चाइना और पाकिस्तान से बेहतर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो मैंने बता दिया सेकेंड जो है ये बात सही है, लेकिन आपको बस ये अभी थोड़ा सोचना है कि फर्स्ट और थर्ड जो है ये बात सही है या नहीं। तो देखिए, थर्ड जो है ना, ये बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना में तो बहुत ही ज्यादा प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस है। सिमिलर इज अ केस विद द पाकिस्तान, सो थर्ड सही है। और साथ ही साथ फर्स्ट जो है ये बात भी सही है, ये जो रिपोर्ट लाया गया है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इनके द्वारा। सो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे चाइना है जो 180 कंट्रीज में 176 में है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से 180 इसका रैंक है। बाकी जो इसमें सबसे टॉप कंट्रीज जो है वो है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इनके फर्स्ट 3 नंबर्स है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, इनके जो कोई भी रैंकिंग्स में इनके नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं अक्सर। तो देखिए, हम जो है यहाँ पे रेड मतलब डिफिकल्ट कैटेगरी में है अभी तक, रेड नियर रेड, तो हम डिफिकल्ट कैटेगरी में है, ठीक है। रेड हमारा पिछले साल नंबर था 133, लेकिन इस बार जो है वो 136 हो गया है। हो सकता है इसमें मेंस में भी कोई क्वेश्चन हो सके। सो एक बार ये रैंकिंग जो है वो चाहे तो कहीं पे आप नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एन एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। मतलब ये एक एनुअल, हर साल होने वाला इंटरनेशनल कैंपेन है, वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यूएनजीए, आफ्टर दैट डब्ल्यूएचओ, थर्ड ऑप्शन इज आईएलओ एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबाउ, ठीक है। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, डब्ल्यूएचओ मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कैंपेन? तो इसका आंसर है सी, दैट इज आईएलओ द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क।
और ये ILO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया था। ILO ये डे सेलिब्रेट करता है सिंस 2003 और ये हर साल 28 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके पीछे मेन एजेंडा क्या था ये सेलिब्रेट करने के लिए? टू प्रमोट द सेफ एंड हेल्दी एंड डिसेंट वर्किंग एनवायरनमेंट एंड टू प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिसीजेस ग्लोबली। मतलब होता क्या है दोस्तों कि कंसिडर कीजिए कि आप कहीं पे मतलब या आप या फिर आपके कोई मतलब घर वाले वगैरह काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो लगभग हमारे दिन का एक 1/3 हिस्सा जो होता है वो जॉब पे होता है, ठीक है। लगभग 8 से 10 घंटे हम वहाँ पे जॉब पे होते हैं। तो जॉब की जो वहाँ की कंडीशन जो होती है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो हेल्दी होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, सो दैट आप जो कोई वहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, डिसीजेस नहीं होने पड़े, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। इस वजह से ये जो डे है ये ILO द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हमें एक अच्छा लगा इस पे टॉपिक, सो हमने इस पे क्वेश्चन बना दिया। देखिए इस बार की इसकी थीम क्या थी? ऑप्टिमाइज द कलेक्शन एंड यूज ऑफ OSA डाटा। और ये OSA क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो हेल्थ और सेफ्टी के लिए ये जो डे है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल मनाया जाता है 28 अप्रैल को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है EESL, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म टू मॉनिटर द एनर्जी इफिशियंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग LED bulbs, tube lights and 5-star rated fans at the local offices एट इट्स लोकल ऑफिसेस। मतलब ये क्या है? सबसे पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये क्यों बनाई गई थी? तो मॉनिटर करने के लिए, ये जो काम है सभी LED बल्ब, लाइट, फैन, 5-स्टार रेटेड, इनके बारे में मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मतलब ये जो है ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, ऐसा बी स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज EESL इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर उजाला स्कीम, दैट इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल। ये स्कीम के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। एंश्योरिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। मतलब ये EESL जो है हमारी बॉडी, ये इस उजाला स्कीम के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए सेकंड और थर्ड जो है ये बात सही है। और हमने पिछली एक बार देखा था, अगर किसी नाम के पीछे यहाँ पे लिमिटेड है तो ये कंपनी होती है, ठीक है, ये कंपनी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कंपनी है। इट इज अ कंपनी फॉर्म टू मॉनिटर, ऐसा ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो इसका फर्स्ट इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है C, 2 एंड 3 करेक्ट। तो इसके बारे में आज के हिंदू में न्यूज़ थी, सो छोटी सी, सो हमने इस पर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए EESL अ कंपनी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू ऑफर एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग, और इसमें क्या क्या ये कौन कौन से एनर्जी इफिशिएंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंक्लूड किए जाते हैं? LED बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, 5-स्टार रेटेड फैंस एंड इट्स लोकल ऑफिसेस, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले तो क्यों लाया गया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना है हमें बहुत ही अच्छे से, और साथ ही साथ जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कम यूज़ करेंगे उतनी मतलब दूसरे जो हमारे रीजन है, इंडिया में अभी तक बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो सकी है। सो इसी वजह से जो कुछ 2 साल पहले, ये इसके बारे में 2 या 1.5 साल पहले उन्नत ज्योति स्कीम जो थी ये लाई गई थी, उजाला स्कीम। सो इसी के तहत ये EESL ये बनाई गई थी, ठीक है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो हमारा स्टेटमेंट था ये बात सही है। लेकिन ये EESL जो है ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है, हमने कहा था ये कंपनी है। सो ये जॉइंट वेंचर है कौन कौन से लोगों कंपनियों का मिलके? तो NTPC लिमिटेड, नेक्स्ट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड, इन चारों का मिलके ये जॉइंट वेंचर है EESL। इट ऑल्सो एक्ट एज रिसोर्स सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। ये EESL जो है वो रिसोर्स सेंटर के लिए भी काम करता है, एज अ रिसोर्स सेंटर काम करता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑफ स्टेट डिस्कॉम्स, ERCs, SDA एंड अपकमिंग जो कुछ है इसके लिए सब। बस ये याद रखिए कि ये रिसोर्स सेंटर ऐसे भी काम करता है इसके लिए, डिस्कॉम्स के लिए हमारे। तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाफ्ता के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नाफ्ता क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये याद रखिए। और अभी हम देखते हैं इसके इनमें से कौन से करेक्ट है। सो फर्स्ट इज द नॉर्थ अमेरिकन फ्री, सॉरी ये मैंने अटलांटिक कहा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नोन यूजुअली एज अ नाफ्ता इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, क्यूबा एंड ग्वाटेमाला। मतलब देखिए ये नाफ्ता जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो कनाडा, US, मैक्सिको, क्यूबा एंड ग्वाटेमाला, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट फॉर एनवायरमेंट कोऑपरेशन एंड नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट फॉर लेबर कोऑपरेशन। मतलब ये जो नाफ्ता जो है इसी के तहत और 2 एग्रीमेंट बनाए गए और इनका ये नाम है, दैट इज
एग्रीमेंट फॉर एनवायरमेंट कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट फॉर लेबर कोऑपरेशन, ऐसे ये दो एग्रीमेंट जो ये भी नाफ्ता के तहत आते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए नाफ्ता जो है ना ये 5 कंट्री में नहीं है, ये है सिर्फ कनाडा, यूएस और मेक्सिको में। आप तो जानते हैं क्यूबा जो है इसके साथ अमेरिका के जो रिलेशंस थे वो लगभग बहुत 2015 तक, मतलब पिछले 50 साल 1965 टू 2015 ये बहुत ही खराब थे। बाद में जब हमारे अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा सर, इन्होंने कुछ रिलेशन इनके अच्छे होने के लिए, सुधारने के लिए काम किया था, लेकिन अभी तक ये नाफ्ता का पार्ट नहीं है। और साथ ही साथ ग्वाटेमाला जो भी इसी के नीचे, मतलब मेक्सिको के नीचे आता है, ये भी इसका नाफ्ता का पार्ट नहीं है। ऑलराइट, तो इसका फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड जो है ये बात सही है कि ये जो एग्रीमेंट है ये नाफ्ता के अंडर आते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में ये एग्रीमेंट जो है इनके बारे में, लेकिन पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते। तो इसका आंसर जो हमने कहा कि इसका आंसर है बी, दैट इज ओनली 2 करेक्ट। देखिए नाफ्ता में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे देखिए कनाडा, ये है कनाडा सबसे बड़ा ऊपर। देन नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे है ये यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे 2 जगह हमने आपको एक बार पहले बताया था, यूएस यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। एंड नेक्स्ट इज मेक्सिको, मेक्सिको ये यहाँ पे, ऑलराइट। और ये सबसे पहले बनाया कब गया था, इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1994। और ये तब सबसे पहले जब बनाया गया था तब ये सिर्फ दोनों देशों के बीच में था, कनाडा और यूएस, और 1989 में बनाया गया था। और बाद में इसमें मेक्सिको जो था वो भी पार्ट हो गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि ईयू के बारे में क्या है, तो ईयू के जो नॉर्म्स है वो देश से भी बढ़कर ईयू के नॉर्म्स है, लेकिन नाफ्ता के बारे में ऐसा नहीं है। नाफ्ता जो है वो एक इट इज़ अ ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ, और नाफ्ता मतलब ये स्टेट लॉ से, मतलब कंट्री के लॉ से नीचे है। ठीक है, ऐसा एक ईयू और नाफ्ता में डिफरेंस है। और इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो हमने कहा कि ये ये दोनों एग्रीमेंट इसी के तहत आते हैं। हम इसके बारे में भी एक स्लाइड में देख लेते। देखिए NAEC मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। ये जो है ना इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न। मतलब होता क्या था, कंसिडर कीजिए कि एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ये तो मतलब अमेरिका को पता है, और इन्होंने अपना जो रीजन है ना, मतलब अपना जो कॉन्टिनेंट है उसको अच्छा रखने के लिए अपने जो एनवायरमेंट के नॉर्म्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रखे। ठीक है, तो देखिए कनाडा में कोई, अगर कनाडा ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे तो कनाडा की वजह से कोई कंपनी अगर यूएस में आ जाएगी कि हमारे यूएस के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है ऐसा समझ के, तो यूएस ने भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखी है। यूएस से कंपनी कोई अगर मेक्सिको में आ जाएगी तो मेक्सिको ने भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रख लिए। तो इसी तरह से इन्होंने तीनों देशों ने मिलकर एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अपने बना लिए एनवायरमेंट के हिसाब से, और इसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया NAAEC, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन कमीशन फॉर एनवायरमेंट कोऑपरेशन, ऐसा ये बना दिया। और जो ऐसे ही बाद में बात लेबर लॉज के लिए बनाई गई थी, NAALC सप्लीमेंटेड नाफ्ता एम्ड एट क्रिएशन फाउंडेशन फॉर कोऑपरेशन अमंग द 3 मेंबर्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेबर्स के बारे में NAALC एंड एनवायरमेंट के बारे में NAAEC। याद रखिए, हेल्पफुल हो सकता है। और जब से मतलब ट्रम्प सरकार आए हैं तब, हाँ ये ट्रम्प की वजह से ये अभी न्यूज़ में था, तो ट्रम्प सरकार आए तब से ये नाफ्ता जो है वो फिर से न्यूज़ में आ गया है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सार्क सैटेलाइट के बारे में हमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, द साउथ एशिया सैटेलाइट इज बीइंग बिल्ट बाय इंडिया फॉर द यूज बाय कंट्री ऑफ सार्क। जो सार्क के जो सभी देश है इनको यूज करने के लिए ये बनाया जा रहा है, ऐसा ये मतलब इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द सैटेलाइट वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर मोदी ड्यूरिंग द 2014 सार्क समिट इन नेपाल एंड ऑल द सार्क कंट्रीज हैव सिंस ज्वाइंड इट। मतलब देखिए इसमें 2-3 स्टेटमेंट दिए गए। सबसे पहले इसको अनाउंस किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। कहा किया गया था, तो 2014 का जो सार्क समिट जो नेपाल में हुआ था तब ये किया गया था, और इसमें अभी तक सभी जो सार्क कंट्रीज है इन्होंने ज्वाइन किया गया है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट जो है वो पता चल गए होंगे। अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसमें सभी सार्क कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने इसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया था। सो सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये बात इनकरेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है कि ये इंडिया बना रहा है, और ये मतलब हम सार्क पूरे सार्क कंट्रीज के लिए बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 ओनली। तो इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये जो सार्क सैटेलाइट जो है वो हम मई 5 को लॉन्च करने वाले। इसके यहाँ पे कुछ हमने टेक्निकल डिटेल्स ऐड कर दिया, आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं। मैं इसके जो कुछ अदर डिटेल्स है इंपॉर्टेंट हमें वो बता देता हूँ। देखिए ये लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करने वाले, तो GSLV Mark 2। ठीक है, GSLV यूज करने वाले। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इतने ये देश है जो इसके बेनिफिशियरी होंगे। एंड इसका मिशन लाइफ कितना होगा, तो 12 साल से ज्यादा। और ये एप्लीकेशन में क्या क्या काम करेगा, तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन, डिसीज रिलीफ, DTH, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए मतलब ये हमें क्या करना है कि हम तो खुद
डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे पड़ोसी है उनको भी हमें डेवलप करना है। बस टुगेदर वी ग्रो, इसी कंडीशन के तहत हम ये जो है वो सार्क सैटेलाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NFDC, दैट इज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपने पढ़ी होगी आई होप हिंदू में, तो हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अ बेस्ड इन मुंबई, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश इन 1975 टू एनकरेज द हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा। मतलब देखिए, ये सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये सेंट्रल एजेंसी है और ये 1975 में एस्टैब्लिश कर दी गई थी। और इसके पीछे मतलब मकसद क्या था ये बनाने के पीछे, टू एनकरेज हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट फंक्शंस in the areas of film financing, production and distribution and is under the Ministry of Information and Broadcasting Government of India। मतलब यहाँ पे इसके फंक्शन बताए गए कि ये फिल्म को फाइनेंस करता है, प्रोडक्शन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके तहत आता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। और हमें पूछा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है, तो लग सकता है कि ये सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा कि सेंटर क्यों इसको फाइनेंस करेगा वगैरह, लेकिन ये बात दोनों स्टेटमेंट जो ये बात सही है। सो हमारा आंसर है इसका सी, दैट इज बोथ करेक्ट जी। इसके बारे में हिंदू में एक छोटी सी न्यूज़ थी, जो NFDC जो है वो अब डब करेगा जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के जो मूवीज होते हैं उनको। इट इज क्या है, तो सबसे पहले जो हमारी पार्लियामेंट्री पैनल जो था इसने रिकमेंड किया था इसके बारे में, मतलब जो NFDC जो है इसने मूवीज को डब करना चाहिए, ऐसे इसने रिकमेंड किया था। तो अभी इसको प्रेसिडेंशियल नॉट जो है वो मिल गई है, और अब से जो ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये आइदर इसको मूवीज को, जो हमारे रीजनल मूवीज है इनको चाहे तो डब करेगा, या फिर ये इनको हिंदी सबटाइटल्स के साथ या ठीक है मतलब पब्लिश करेगा, ऐसी बात है। और ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में है ना बहुत ही रीजनल मूवी जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो हमारी रीजनल मूवी जो है वही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है। जैसे कि पिछले साल विसार नहीं हुई थी, उसके साथ एक गुजराती मूवी कुछ तो डाइस ऐसे कुछ तो नाम था, वो नॉमिनेट की थी हमने। तो रीजनल मूवीज भी हमारी यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर रही है। सो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया था NFDC के बारे में। आई होप ये इसके जो कुछ बेसिक होंगे वो अभी हमारे क्लियर हो चुके होंगे। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSP। ठीक है, इनमें से कौन सा DPSP के तहत ऐड मतलब है, ट्रू है, ये पूछा है हमने। तो देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब प्रोहिबिशन इन केस में, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारे DPSP में आता है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पजेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, इस ऐसा ही ये फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, तो जो कोई भी कंजम्पशन है जो हमें हजार्डस हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बारे में स्टेट ने ध्यान रखना है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट लग सकता है कि ये भी सही होगा, लेकिन ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये DPSP में इसके बारे में प्रावधान नहीं है। लेकिन सेकंड जो है ये बात सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं। देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये इट इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आप जानते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में एक DPSP है, और उसी के तहत ये जो बात थी, हमने अभी जो क्वेश्चन देखा सेकंड स्टेटमेंट, ये बात सही है। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कमिट to the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to promote the public health, particularly by prohibiting intoxicating drinks and drugs injurious to the health except for the medical purposes। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हमारे आज के 8 क्वेश्चन हो गए। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन जो है वो कल से तो हम जल्दी पब्लिश करेंगे। आज कुछ मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से आज हम जल्दी नहीं बना सके ये क्वेश्चन। तो देखिए, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में हम कल कमेंट्स में बता देंगे, मतलब कल के आंसर भी देने हमें, वो भी हम जल्दी से दे देंगे। और देखिए, आंसर क्या है, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब ये जो हमारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब देखिए, ये जो मिनिस्ट्री है ये असाइन की जाती है मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। देखिए, ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमने जानबूझ के आज मतलब हम आज तक तो एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछे थे, तो एक ट्राई है नया कि देखते हैं कैसे ये, मतलब आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगते हैं, इस वजह से हमने ये बड़ा क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो और देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी,
टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में क्या होता है इनमें से नीचे, तो देखिए ऑप्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेकन प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, मतलब जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो भी टेस्ट ट्यूब में होता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर्स बॉडी, मतलब जो हमारा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मदर बॉडी के बाहर होता है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, मतलब जो अनफर्टिलाइज एग्स जो होते हैं उनको डेवलप करने का काम टेस्ट ट्यूब में किया जाता है इस टेस्ट ट्यूब बेबी केस के तहत। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आप हमें बताइए, और इसके जो हम आंसर्स होंगे वो कल के वीडियो में भी आप पा सकेंगे, ठीक है। और तो यही थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जो हमने पहले मई का जो हमारा पहला 1 से 20 क्वेश्चन का वीडियो जो हमने पोस्ट किया है उसे भी देखिए और बताइए आपको कैसा लगता है। उसमें थोड़ी सी पता नहीं कुछ गलती हो गई है, कैसे वो पता नहीं, कुछ क्वेश्चन जो है वो कट हो रहे हैं, लेकिन जी आप मेरी वॉइस पे अच्छे से ध्यान दीजिए सो दैट वो क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से पता चलेंगे। हम कल से उसके बारे में भी और ध्यान देंगे कि कोई भी मतलब क्वेश्चन जो है वो कटे ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।